The middlemost value. Good evening, sir. Good evening. The middlemost value of a given data is called the middlemost value of a given data is called the median. Is called the median. कि कोई भी अगर मुझे डेटा दे रखा है तो उस डेटा की जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है उसको हम बोल देते हैं मीडियन। ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं। जैसा कि मैंने मीन में भी देखा था। मीन में हमारे पास दो तरीके के डेटा थे। एक था ग्रुप्ड डेटा और एक था अनग्रुप्ड डेटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की। सबसे पहले हम बात करेंगे अनग्रुप्ड डेटा की। तो अनग्रुप्ड डेटा के केस में देखिएगा क्या हम लेते हैं। अनग्रुप्ड डेटा के केस में ऐसा होता है जैसे आपको अगर मीन याद हो। मीन में हमें क्या निकालना होता था। मीन में हमें निकालना होता तो मीन का मतलब बेटा एवरेज होता है। तो मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो मीन हम कैसे निकालते थे अनग्रुप्ड डेटा की। मान लो हमें 5 6 7 8 या 10 वैल्यूज दे रखी है। तो हम क्या करते थे सम ऑफ ऑल वैल्यूज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वो हमारा कहलाता था मीन। अब इसी तरीके से मीडियन जब कैलकुलेट करना है तो मीडियन किस तरीके से निकाला जाएगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो आप ये देखो कि अगर मान लीजिए अनग्रुप्ड डेटा है तो अनग्रुप्ड डेटा मतलब मुझे ऐसे ही कुछ भी नंबर्स दे दिए गए। ठीक है। और आपसे ये बोला जाए कि इसका आप मीडियन ये जो नंबर्स आपको दे रखे हैं आप इन नंबर्स का मीडियन कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये एनसीईआरटी में नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है। तो उसमें ढूंढने की कोशिश मत करना। ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको। मैंने बोला एग्जांपल 1 फाइंड द median value of the data. Find the median value of the data given below. Find the median value of the data given below. मेरे को एक डेटा दे रखा है। मेरे को एक डेटा दे रखा है। मैं उस डेटा से मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। तो मीडियन वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। ऐसा होता है हमें डेटा दे रखा है ये 8 14 17 9 4 11 और 7 बस इतना दे रखा है। तो मुझे इसकी मीडियन वैल्यू निकालनी है। तो मीडियन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है कि ये जो डेटा है इस डेटा का किसी एक फॉर्मेट में अरेंज होना जरूरी होता है। ठीक है ना। तो हम इसको फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जो स्टेप 1 है। स्टेप 1 होगा यहाँ पर कि अरेंज द गिवन डेटा arrange the given data in increasing order. Arrange the given data in increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए इस डेटा को। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू लेकर चलेंगे। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 4 हमने ले लिया 4। फिर उससे बड़ी वैल्यू लेंगे 4 ले लिया। 4 से बड़ी वैल्यू क्या है बेटा 7 7 ले लिया। फिर 7 से जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है 8 तो 8 ले लिया। 8 से बड़ी वैल्यू 9 तो यहाँ पर 9 लिख दिया। 9 से बड़ी वैल्यू 11 तो यहाँ पर 11 लिख दिया। 11 से बड़ी वैल्यू 14 तो 14 और 14 के बाद में अगली वैल्यू 17। तो टोटल आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो साथ के साथ ऑब्जर्वेशंस मैंने लिख ली। अब हम क्या करेंगे कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो 7 है। तो 7 क्या होता है एक ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है।
ये होता है ऑड नंबर। तो मैं ये कहूंगा स्टेप सेकंड में हम बोलेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू n by 2th ऑब्जर्वेशन। रीजन में लिखेंगे बल्कि ऊपर ही लिख दो, सिंस n is equal to 7 is an odd number। n is equal to 7 बेटा दिखाई दे रहा है ऊपर का सभी को? नहीं बता दीजिए, बस दिख ही रहा है। यस सर दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी करता हूँ इसको साफ, लिखता हूँ, एक मिनट रुकिए। ये ऊपर लिखा हुआ है सिंस n is equal to 7 और ये एक ऑड नंबर है, बस मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इतना ऑड नंबर। n is equal to 7 एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होता है तो हम मीडियन लेते हैं n upon 2th ऑब्जर्वेशन। तो सॉरी गलत लिख दिया मैंने, मैं मिटाई रहा हूँ उसको मिटा ही रहा हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ। Since n is equal to 7 is an odd number, therefore median is equal to n plus 1 by 2th observation। मीडियन इज इक्वल टू n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना? तो जब भी कभी ऑड नंबर आता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आप उसमें एक ऐड कर देते हैं, वन ऐड कर देते हैं। मतलब n इज इक्वल टू 7 है तो उसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 7 plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन। तो 7 plus 1 हो गया 8, 8 upon 2 कितना हो गया 4th ऑब्जर्वेशन। ये हो गया 4th ऑब्जर्वेशन। तो 4th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है, हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर चुके, तो डेटा अब एक प्रॉपर फॉर्मेट में है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है ना? तो एक वो मिक्स ना हो, जैसे नंबर जो मेरे को रॉ फॉर्म में जो डेटा दे रखा होता है वो मिक्स फॉर्मेट में दे रखा होता है, तो उसको अरेंज करिए प्रॉपरली। तो आप ये देखिएगा, ये है 1 2 3, कौन सी ऑब्जर्वेशन? 4th ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4, 4th ऑब्जर्वेशन इज 9। तो 4th चौथी पोजीशन पर क्या नंबर लिखा हुआ है? 9 लिखा हुआ है, तो ये मीडियन हमारा क्या हो गया 9। बताइए जी, क्लियर है सभी को? बताइए सभी को समझ में आ गया? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है बेटा। भान्वी क्लियर है? यस सर। प्रांजल बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर हमें नेसेसरी है Yes, कि हम sir. इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करें? आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, अभी अगले क्वेश्चन में डिक्रीजिंग ऑर्डर लेकर चलता हूँ, ठीक है? ओके। अब देखिएगा, ये जो फॉर्मूला था ये तभी के लिए एप्लीकेबल है जब हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑड दे रखी हो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तब मुझे क्या करना है वो देखिएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल नंबर 1 लिया, ऐसे ही मैं एक एग्जांपल 2 लेता हूँ। एग्जांपल 2 है फाइंड द median value of the data, find the median value of the data given below। ठीक है, find the median value of the data given below। तो डेटा क्या क्या दे रखा है देखिएगा, 8 11 7 9 14 15 23 और 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है? ये मेरे पास 8 ऑब्जर्वेशंस है।
अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे इसको एक ऑर्डर में लगाना होगा। मैं ये तो समझ गया कि यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो मेरे पास ऑड नहीं है, वो इवन है। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का फॉर्मूला जरा सा चेंज होता है, जरा सा अलग होता है फॉर्मूला, वो भी आपको बताता हूँ। वो भी देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, अरेंज द डेटा, अरेंज द गिवन डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया, आपकी मर्जी है आप उसको इंक्रीजिंग में लगाओ या डिक्रीजिंग में लगाओ। डिक्रीजिंग में भी लगाओगे तो भी रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टेप 1 है, स्टेप 1 में मैं इसी चीज को स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना अपने नोट्स में कि अरेंज द डेटा, अरेंज द डेटा इन, अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जो डेटा है उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, आपकी मर्जी। हमने इंक्रीजिंग में लगाकर एक क्वेश्चन कर लिया, अब एक क्वेश्चन करते हैं डिक्रीजिंग में लगाकर। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 23। तो अरेंज करो 23। फिर 23 के बाद 23 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या है इस डेटा में, 15। तो 23 के बाद लिखिएगा 15। 15 से जस्ट छोटी वैल्यू क्या है, 14, लिखिएगा 14। 14 से जस्ट छोटी वैल्यू है 11। 11 11 से जस्ट छोटी वैल्यू 9। 9 से छोटी वैल्यू 8। 8 से छोटी वैल्यू 7। 9 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और फिर लास्ट वैल्यू हमारी सबसे छोटी वैल्यू ये बचती है 2। तो ये मैंने लगाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो स्टेप सेकंड में लिखिएगा, स्टेप सेकंड में since n is equal to 8 is an even number। तो इवन नंबर के लिए मीडियन क्या होता है, therefore मीडियन इज इक्वल टू n by 2th प्लस n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, अपॉन 2। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर n by 2th ऑब्जर्वेशन और n by 2 plus 1th, ठीक है। जैसे सॉरी ये है n by 2th और ब्रैकेट में n by 2 प्लस 1th, मतलब 1 अलग है। जैसे यहाँ पर था n plus 1 upon 2th ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पर n upon 2 plus 1th। ये आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, मैं साफ साफ लिखता हूँ, n by 2 plus 1th। तो प्लस 1 बेटा अलग है, n by 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन। तो n कितना है, n है 8। तो ये हो जाएगा 8 by 2th प्लस 8 by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो 8 by 2th का मतलब क्या हो गया, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फोर्थ क्या है, 1 2 3 4, ये हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन मतलब 11। 8 by 2 क्या हो गया, 4। 4 plus 1 क्या हो गया, 5। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन है 11, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 9 और अपॉन में 2। तो 11 plus 9 20 अपॉन 2। तो 2 10 20, तो ये वैल्यू आ गई 20। मीडियन आ गया, सॉरी मीडियन आ गया 10। बताइए समझ गए, सभी बच्चों को क्लियर है इतना, बताइए। हाँ जी सर। ठीक है, अनमोल बताओ, अनुभव क्लियर है कि नहीं। यस सर। अनुभव क्लियर है, यस सर। ठीक है। भव्या, दीपांशी बताइए समझ गए। यस सर। सर मैं आज लेट हो गई तो क्या हुआ, सर मैं आज लेट हो गई तो
मतलब मैंने अभी अच्छा। क्लास ज्वाइन करी है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप देख लेना शुरुआत के 10-15 मिनट का वीडियो देख लेना। आज अभी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, आज ठीक हो गया है, तो मैं रात तक आपको भेज दूंगा। अब आप ये देखिएगा कि दो तरीके के फिर हमारे पास डेटा होते हैं, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा। लेकिन अनग्रुप्ड डेटा की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें डेटा हमको ऐसे ही बिखरा हुआ दे रखा होता है, जिसमें कोई क्लास इंटरवल, कोई फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं होता, सिर्फ डेटा दे रखा होता है। तो डेटा अगर मेरे को दे रखा है और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो अगर मेरी ऑड है, तो ऑड में मीडियन निकालने का तरीका होता है n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है। और अनग्रुप्ड डेटा के केस में ही अगर मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो अगर इवन है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, तो मीडियन निकालते हैं n/2th प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। n/2th का मतलब क्या हो गया, 8 है ना, तो 8/2th, 8/2 मतलब 4, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 11 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, n क्या है 8, 8/2 हो गया 4, 4 प्लस 1 यानी कि 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 9, तो 11 प्लस 9/2, 11 प्लस 9 क्या हो गया 20, 20/2 क्या हो गया 10। तो मीडियन की वैल्यू आ गई 10। बताइए जी, समझ गए कि नहीं, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो जी, अब इसके बाद हमने देख लिया अनग्रुप्ड डेटा के बारे में, अब बात करते हैं ग्रुप्ड डेटा की। ग्रुप्ड डेटा में भी एक फॉर्मूला है इसका, वो आप याद करेंगे तो मीडियन हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, अभी समझाता हूँ। हाँ, अब आप आ जाइए। ये तो अच्छा मोड था ना, मोड तो मैंने अभी कराया नहीं है आपको। चलो कोई नहीं, आप एक काम करो, 277, हाँ जी, पेज नंबर 277, पेज नंबर 277 पर आ जाइए। और इसमें ऊपर ही हेडिंग में लिखा हुआ है बेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, पेज नंबर 277। हम बात करेंगे ग्रुप्ड डेटा की, और जब ग्रुप्ड डेटा की बात करी जाएगी तो इसमें फिर हमारा दो तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। ग्रुप्ड डेटा में दो तरीके का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम डिस्क्रीट डेटा भी बोल देते हैं, उसमें हमें क्लास मार्क्स दे रखा होता है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसको हम कंटिन्यूअस डेटा भी बोलते हैं, उसमें मेरे को क्लास इंटरवल दे रखे होते हैं और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, जिसमें केवल क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसी का एग्जांपल पेज नंबर 277 पर दे रखा है, देखिएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं सीधा टेबल बना रहा हूं। मार्क्स ऑब्टेन्ड, मार्क्स ऑब्टेन्ड को मैं क्या बोल दूंगा बेटा, XI, ये क्लास मार्क्स होगा एक तरह से। फिर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
ये हो गया फ्रीक्वेंसी FI। तो मार्क्स ऑब्टेन जो है वो दे रखा है मुझे 20, 25, 28, 29। 20, 25, 28, 29, 33, 38, 33, 38, 42, 43, 42, 43। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो जिन बच्चों के 20 मार्क्स हैं ऐसे कितने बच्चे हैं? 6 स्टूडेंट्स। 6। जिनके 25 मार्क्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। जिन बच्चों के 28 मार्क्स हैं ऐसे कितने बच्चे हैं? 24। जिन बच्चों के 29 मार्क्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 28। जिनके 33 मार्क्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। जिनके 38 मार्क्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। जिनके 42 मार्क्स हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। जिनके 43 मार्क्स हैं ऐसे स्टूडेंट्स हैं 1। तो अब इसमें मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो सारी फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लूंगा मैं। यहाँ पर जैसे अनग्रुप्ड डेटा में हमें करना पड़ता था ना कि उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो मुझे वो करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनका सम निकाल लो। सिग्मा एफ आई क्या होता है? कैपिटल एन। ठीक है, तो वो निकालते हैं सबसे पहले। कैपिटल एन ये कितना हो जाएगा? 6 + 0 6, 6 + 4 10 + 8 18 + 5 23 + 4 27 + 2 29 और 1 30। 30 हो गया, 3 कैरी आ गया। 3 + 1 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10। तो ये टोटल आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये टोटल आ गया मेरे पास 100। जब ये 100 आ गया, इसके बाद मुझे एक नया काम इसमें करना होता है। मैं यहाँ पर बेटा मेंशन कर रहा हूँ उस चीज को, शायद आप लोगों को पहले से पता भी होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसको हम CF बोल देते हैं। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को लिखिए एज इट इज 6। फिर जो अगली फ्रीक्वेंसी है ये कैसे आएगी? 6 प्लस अगली फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड कर दो। 6 + 20 कितना हो गया? 26। फिर अगली फ्रीक्वेंसी आएगी 26 + 24, ये कितना हो जाएगा? 50। फिर अगली फ्रीक्वेंसी 50 + 28, ये कितना हो जाएगा? 78। फिर अगली फ्रीक्वेंसी 78 + 15, ये कितना हो जाएगा? 93। फिर अगली फ्रीक्वेंसी 93 + 4, ये कितना हो जाएगा? 97। फिर अगली फ्रीक्वेंसी 97 + 2, ये कितना? 99। और लास्ट फ्रीक्वेंसी 99 + 1, ये कितना हो गया? 100। 100। बताइए जी, इतना समझ में आ गया सभी बच्चों को? हाँ जी सर। ठीक है। अब इसमें एक Yes, छोटा सा sir. काम करना होता है। हाँ बेटा बताओ, दोबारा बताऊं? दोबारा बताऊं, किसी को कोई प्रॉब्लम है? कार्तिक बताइए, पार्थ मेहता, रुद्रांश बताओ। कोई अगर ये दोबारा सर एक बार बता दो। एक बार और बताता हूँ। सर बता दो। हाँ हाँ बता रहा हूँ बेटा। एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज पूछ लिया करो। मैं बार बार पूछता हूँ कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया, आप प्लीज मेरे से दोबारा पूछ लिया करो। 2-1 बच्चे ही हैं जो क्लियरली बोलते हैं। कभी लक्ष्य कभी भी होता है तो लक्ष्य बोल देता है कि सर प्लीज दोबारा बता दो। आस्था बोल देती है कि सर प्लीज दोबारा बता दो। तो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम आया करे, आप हेजिटेट मत किया करो। कोई भी प्रॉब्लम आया करे, 2 बार 3 बार 4 बार प्लीज पूछ लिया करो। मैं इसी काम के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। मेरा काम है बताना, आपका काम है पूछना। तो उसमें हेजिटेट मत किया करो कि बाकी बच्चे क्या सोचेंगे या टीचर क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा कोई भी। प्लीज पूछ लिया करो, किसी को कोई भी डाउट हुआ करे। देखो, जब भी हमें मीडियन निकालना होता है और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो हमें क्या करना होता है? फ्रीक्वेंसीज जितनी भी हैं, सबसे पहले तो उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में फिर आप एक नई टेबल बनाएंगे। नई टेबल क्या? नया कॉलम बनाएंगे। नया कॉलम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। देखो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नया कॉलम है। इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी है ना 6, इसको तो लिखोगे एज इट इज। ये 6 तो मैंने लिख दिया एज इट इज। फिर क्या करोगे? 6 + 20 कितना हो गया? 26।
फिर 26 प्लस 24 कितना हो गया 50, फिर 50 प्लस 28 कितना हो गया 78, फिर 78 प्लस 15 93, 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 2 99, 99 प्लस 1 100, ऐसे करते हैं। और ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो मैंने ऐड करी है इसका सम है 100। अगर मेरी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 100 आती है और ये भी 100 आती है, दैट मींस मेरा एडिशन ठीक है, दैट मींस मेरा डेटा गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। और अगर ये गलती हो जाता है, यहाँ पर ये 100 नहीं आता, तो आप समझिए ना, या तो इनको ऐड करने में मैंने कुछ गलत करा है या इनको ऐड करने में गलत करा है। बताइए जी, समझ में आ गया? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, यस सर। दूसरी क्या आएगी 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28 78, 78 प्लस 50 93, 93 प्लस 4 97, 97 प्लस 2 99, 99 प्लस 1 100, ये होता है। समझ गए? उसके बाद ठीक है, यस सर। ठीक है जी, ओके। अब उसके बाद मैं ये देखूंगा कि अगला जो इसमें मेन स्टेप है वो है n इज इक्वल टू कितना आया 100, ठीक है। तो n/2 कितना हो गया 100/2 यानी कि 50। तो यहां लिखेंगे आप फाइंड द CF, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, find the cumulative frequency just greater than n/2, find the cumulative frequency just greater than n/2, ठीक है। तो 50 से n/2 कितना है 50, तो 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये देखिएगा। हम ये देख रहे हैं कि यहां पर आ रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास अच्छा 50 से जस्ट बड़ी, ठीक है। वो ने किस तरीके से कराई है, एक मिनट रुकिए बेटा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, जस्ट ग्रेटर देन 50 निकालते हैं, जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है जी। देखिए इसमें हमने क्या करा कि जैसे ये 50 है हमारे पास, हाँ कुछ कह रहे हैं? नहीं, देखिए अब हमारे पास जितनी भी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है कि जो n/2 है ना, n/2 आ गया 50, तो 50 से जस्ट बड़ी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आप देखिए 50 भी आ रही है वैल्यू। तो आप क्या करिए कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी just greater than, just greater than 50 is 78। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 50 भी है और जस्ट ग्रेटर देन 50 तो फिर 78 है, तो 78 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स कितने हैं 29, और 50 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क्स कितने हैं 28। तो हम ये बोलेंगे मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू 28 प्लस 29/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 28.5। बताइए जी, इतना समझ में आ गया? ये तरीका है Yes, करने sir. का। आप सोचो कि इसमें आपको कुछ दिमाग लगाना है, नहीं, आपको बस ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने निकाली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद में जो ये पूरा डेटा आया ना, तो इसमें जो सम आपने निकाला है, सबका टोटल जो निकाला है 100, तो 100/2 निकालोगे 50, 100/2 कितना आ गया 50। तो 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 78। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत की बात यह है कि 50 भी दे रखा है, 50 भी दे रखा है, तो आप 50 वाले क्लास मार्क को भी कंसीडर करेंगे 28,
और 78 वाले क्लास मार्क को भी कंसीडर करेंगे, वो है 29, और दोनों का एवरेज निकाल लोगे, दो है ना वैल्यू, तो 28 प्लस 29 अपॉन 2। सोचो अगर यहाँ पर 50 ना दे रखा होता, अगर यहाँ पर 50 ना दे रखा होता, मान लो ये वैल्यू 49 होती है यहाँ पर, तो हम ये कहते हैं कि 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ, तो 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो फिर 78 हो जाती है ना। तो जो 78 है, 78 के कोरस्पॉन्डिंग क्लास मार्क कितना आता है 29, तो मैं सीधा बोल देता हूँ मेरा मीडियन क्या हो गया 29, समझ गए। लेकिन यहाँ पर 50 भी अटका हुआ है कि एग्जैक्टली 50 पर भी एक क्लास मार्क दे रखा है 28, तो मैं कहूंगा कि चलो 28 भी ले लिया और 29 भी ले लिया, और फिर दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। बताइए समझ गए दोनों दोनों चीजें? Excuse Yes, me, sir. sir. हाँ बेटा बताओ। सर आपने जब भी ये बोला कि अगर 50 नहीं होता तो एक बार वो वाला बता दो कि अगर 50 बिल्कुल नहीं बताता होता हूँ, तो अगर मान लो 50 ना होता है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर 50 से छोटी वैल्यू दे रखी होती, कितनी 49, मैं अभी वैसा क्वेश्चन भी अभी करवा रहा हूँ आपको। मान लो एक वैल्यू दे रखी होती 49, तो ये आपसे बोलते हैं कि फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, n/2 कितना है 50, तो 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। तो इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में 50 से बड़ी, 50 के बाद में आने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 78 है, क्योंकि ये तीनों फ्रीक्वेंसीज तो 50 से छोटी छोटी हैं, तो 50 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 78। आगे की फ्रीक्वेंसीज भी, आगे की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी सारी की सारी 50 से बड़ी हैं, लेकिन 50 से जस्ट बड़ी कौन सी है, जस्ट ग्रेटर देन 50 कौन सी है 78, ठीक है। तो फिर मैं 78 लेता हूँ, 78 के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा क्लास मार्क क्या है 29, तो मैं बोलता सिर्फ इसका मीडियन फिर 29 होगा। लेकिन क्या था, यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि 50 से जस्ट बड़ी चाहिए होती है, तो 50 भी दे रखा है यहाँ पर, तो जब वो n/2 वाली वैल्यू भी यहाँ पर मौजूद हो ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उसके क्लास मार्क को भी लेते हैं और उससे जस्ट बड़ी वाली के क्लास मार्क को भी लेते हैं, और फिर दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है कार्तिक, मेरी आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? यस सर। नव्या तुम बताओ। यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद में मैं एक और अब आपको कराता हूँ इसका, जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन है वो बताता हूँ आपको। तो उसमें हम ये लिखेंगे फॉर, ये तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन का एक फॉर्मूला होता है बेटा, मैं इधर लिखता हूँ, इधर मीडियन is equal to n plus n upon 2 minus cf upon small f into h। यहां पर है L is equal to lower limit of median class, capital N is equal to sigma fi, cf is equal to cumulative frequency of preceding median class, ठीक है। और स्मॉल f ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और h क्या है क्लास विड्थ, h हो गया क्लास विड्थ, ये है, ठीक है जी। अब इसके बाद आप देखिएगा
कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे रखा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता चलता है? जहां पर मुझे क्लास इंटरवल दे रखा हो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है और मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, आप सब बच्चे समझ जाएंगे। देखो टेबल 14.15 पेज नंबर 281, पेज नंबर 281, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। पेज नंबर 281, यहाँ पर दे रखे हैं मार्क्स, दे रखे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे रखे हैं मार्क्स। अब मार्क्स जो है उसका ना क्लास इंटरवल गिवन है, देखो कैसे, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, ये दे रखा है। ठीक है, ये मार्क्स गिवन है। मार्क्स के बाद में फिर दे रखा है इन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 10 के बीच में मार्क्स हैं? 5। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके 10 से 20 के बीच में मार्क्स हैं? 3। फिर 4, फिर 30 से 40 के बीच वाले 3, 40 से 50 के बीच वाले फिर से 3, 50 से 60 के बीच वाले 4, 60 से 70 के बीच वाले 7, 70 से 80 के बीच वाले 9, 80 से 90 के बीच वाले 7 और 90 से 100 के बीच वाले 8। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लीजिए। तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 4 22, 22 और 7 29 और 9 38, 38 और 7, 38 और 7 कितना हो गया? 45 और 8 53। तो कैपिटल एम सारे के सारे जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम आ गया मेरे पास 53। ठीक है जी। ये करने के बाद में फिर मैं अगला काम क्या करूंगा, यहाँ पर भी मुझे वही करना है, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन हुआ करते थे मीन निकालते टाइम, तो क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में मैं क्लास मार्क्स भी निकालता था। क्लास मार्क्स कैसे निकालते थे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, फिर अगले में भी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, वो करके हम क्लास मार्क्स निकालते थे। मीडियन में वो निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, CF। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? देखो पहली वैल्यू एज इट इज 5 तो आ जाएगा एज इट इज। अगला आएगा 5 + 3, 5 + 3 मतलब 8। अगला आएगा 8 + 4, 8 + 4 मतलब 12। फिर अगला 12 + 3, 12 + 3 मतलब 15। फिर अगला 15 + 3 मतलब 18। फिर 18 + 4, 18 + 4 मतलब 22। फिर 22 + 7 मतलब 29, 29 + 9 मतलब 38, 38 + 7 मतलब 45 और 45 + 8 मतलब 53। तो मेरी आखिरी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन के इक्वल है, यानी कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, बिल्कुल ठीक है।
बताइए आज तक क्लियर है इतना? Yes, sir. ठीक है, अब जरा देखिएगा कि अब इसमें मुझे क्या करना होता है। हमने तो एक फॉर्मूला बता दिया ना आपको, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे ये L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले वही वाला काम करेंगे कि n बाई टू कैलकुलेट करेंगे और फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू। ठीक है, वो निकालते हैं। तो पहले देखो n है 53, अब निकालो n बाई टू। n बाई टू इज इक्वल टू 53 अपॉन 2। 53 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 26.5। तो n बाई टू की वैल्यू हो गई 26.5। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF just greater than CF just greater than n by 2 is just greater than n by 2। n by 2 कितना है 26.5 is 26.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी बेटा 29। ये बताओ समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। अब 29 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्लास कौन सी है 60 to 70। तो हम बोलेंगे therefore median class is 60 to 70। ये मीडियन क्लास हो गई। बताइए इतना समझ गए? कैपिटल एन की वैल्यू 53, 53 बाई 2 करा तो 26.5 आ गया, यानी कि n बाई 2। तो n बाई 2 आ गया 26.5। 26.5 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है 29, क्योंकि यहां तक सारी फ्रीक्वेंसीज 26.5 से छोटी हैं। तो उससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 29। 29 के कॉरस्पॉन्डिंग क्लास क्या है 60 to 70। तो ये जो 60 to 70 है ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। ठीक है, तो अब देखिएगा मुझे L चाहिए। L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो ये हो गया 60। फिर कैपिटल n बाई 2 मुझे इसकी जरूरत है। तो कैपिटल n बाई 2 बेटा मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 26.5 लिख लीजिए। फिर देखिए CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास से ऊपर वाला, मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29 है, तो इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास क्या है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 22। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास ये हो गई 22। बताइए जी इतना समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद F है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो F यानी कि फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास है 60 to 70, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 7। ठीक, तो F हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी कि स्मॉल f इज इक्वल टू 7। और H हो गया बेटा क्या क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कितनी है 0 से 10, 10 से 20, कितने कितने का गैप है 10 का गैप है। तो क्लास विड्थ मेरी हो गई 10, तो H की वैल्यू आ गई 10। ये मैंने ले लिया यहाँ पर। therefore median is equal to L plus n by 2 minus CF upon small f into H। ठीक है, तो L क्या है 60, ये जी 60 प्लस n by 2 26.5। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलो। सही बार और बता दीजिए कि हमने CF को 22 क्यों लिया है? ये है CF होता है बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की तो 29 है, इससे जस्ट ऊपर वाली क्लास की क्या हो गई 22, इसलिए मैंने ये लिया है 22। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है, चलिए 26.5 माइनस 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी F कितना है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 7 मल्टीप्लाई बाय H मतलब 10। तो 26.5 माइनस 22 कितना हो गया 4.5 अपॉन 7 into 10। ठीक है, तो इसको आप करिए 45 अपॉन 7 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ रही है बेटा 66.4। बताइए सभी को क्लियर?
यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, श्योर है, बताओ समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, श्रीजा, श्रीजा समझ में आ गया? यश क्लियर यस है? सर, यस सर, ओके, समझ आ गया यस सर, सर। प्रॉब्लम था। ठीक है जी। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, ये होमवर्क है। एक्सरसाइज 14.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये होमवर्क है आपका, ये करिएगा। और बस एक क्लास और चाहिए, कल एक क्लास और लगेगी, ये स्टैटिस्टिक्स में फिनिश करा दूंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिवीजन करवाता हूँ इस वाले बैच में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो कल की एक क्लास और है, उसके साथ आपका स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल मिलते हैं फिर। सर आज आप लिंक्स भेज देंगे ना? हाँ आज मैं भेजूंगा, थोड़ा लेट हो जाएगा, 11:30 12 बज जाएंगे क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू था, मैं भेज नहीं पाया कल भी, तो मैं आज भेज दूंगा पक्का, मैं डेट वाइज और मेंशन सर करके भेजूंगा। और सर वो क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन के डाउट्स करा दूंगा, 1 2 दिन दे दो, करा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ओके यस सर, ओके बाय सर, बाय सर। ओके, बाय बाय।